उसने मेरे हाथ काट लिए। यहाँ से बिल्कुल सीध में है 7वां अजूबा ताजमहल और इसके जस्ट सामने यमुना नदी के उत्तरी तट पे है ये जगह और जस्ट संरेखित है, एकदम सेम लाइनिंग है दोनों ताजमहल का और मेहताब बाग का। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या कि ये जो है ना बना नहीं पाए। शाहजहां के जो पुत्र थे औरंगजेब, उनका शायद अच्छा नीति नहीं रहा होगा, इस वजह से ये जो है सो मेहताब बाग वाला सेम स्ट्रक्चर जो कि ताजमहल जैसा होता, शायद शाहजहाँ का आखिरी इच्छा रही होगी कि उनका जो मुमताज़ के सामने उनका यमुना नदी के जस्ट अपोजिट साइड उत्तरी तट पे उनका भी किला हो। वो देख सकते हो आप, उनका इच्छा पूरा नहीं हुआ और लास्ट में उनको भी दफन कर दिया गया ताजमहल में ही। और ये है वो अवशेष जो कि पूरा कभी नहीं हो पाया। गाइस, मैं हूँ ट्रैवलर कनक और मेरे साथ हैं गाइड। आपका नाम क्या है? विमलेश त्रिवेदी। विमलेश त्रिवेदी। और ये हैं विमलेश त्रिवेदी जी और इनके मुख से जानते हैं मेहताब बाग का क्या है हिस्ट्री। चूँकि मेहताब बाग के जस्ट अपोजिट ताजमहल स्थित है, मुमताज़ का मकबरा। तो मैं जानता हूँ त्रिवेदी जी से। हाँ बताइए। ये जो स्थान है इसको मेहताब बाग बोलते हैं, जिसको कि बाबर ने बनवाया था। और बाबर अब बहुत सारे ऐसे बाग बगीचे बनाने का शौकीन था। नूर बाग अफशन, आराम बाग, ऐसे करके मेहताब बाग भी इसको बनाया। जब टिकट हमारे को दी जाती है तो उस टिकट में भी इसका जो मेंशन नाम होता है वो मेहताब बाग होता है। ये देखिए टिकट है, मेहताब बाग टिकट के अंदर लिखा हुआ है मेहताब बाग। लेकिन कुछ ऐसे कहानीकार, इतिहासकार जिन्होंने मिर्च मसाला लगा के इसको बताने की कोशिश की है, तो उन्होंने ऐसा बताने का प्रयास किया है कि जैसे कि ये एक ऐसा स्थान है जो कि बिल्कुल सिमिट्री में है ताजमहल के। बिल्कुल संरेखित है। ताजमहल की सिमिट्री के साथ में उन्होंने ये बताने की कोशिश की यहाँ पर वो एक दूसरा मकबरा अपने लिए बनाना चाहते थे और वो काले पत्थर के अंदर उसको बनाना चाहते थे, लेकिन वो बना नहीं पाए क्योंकि उनको उनके बेटे ने, औरंगज़ेब ने कैद कर लिया था और वो 8 साल तक कैद रहे और किले के अंदर कैद रहे, जिसकी वजह से वो इसको बना नहीं पाए। ऐसी अवधारणा कुछ इतिहासकारों ने या कहानीकारों ने या कुछ ऐसे लोगों ने जो बहुत सारे मिथक इसमें जोड़ देते हैं, उन लोगों ने इस व्यवस्था को जोड़ा है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कहती है हम उसको सही, उचित और सत्य मानते हैं और इसके आधार पर इसको हम मेहताब बाग कहते हैं। आपको जिस प्रकार से इस विषय को लेना है, अभी यहाँ इसका उत्खनन भी चल रहा था, तो अब उत्खनन समाप्त है। यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है। पहले लोग यहाँ पर अंदर जाते थे, यहाँ पर खड़े होते थे, सेल्फीज़ लेते थे, फ़ोटोज़ लेते थे, लेकिन अब ये बंद हो गया है सारी चीज़ें। इसलिए ये मेरी नज़र में मेहताब बाग है, आप जिस प्रकार से लेना। गाइस, त्रिवेदी जी के नज़र में और लोगों के नज़र में ये जो है सो मेहताब बाग है। हालांकि कुछ कहानियाँ इस तरह से जो उठती हैं, जो कि मैंने आपसे शेयर किया था कि जस्ट वाइट ताजमहल के सामने वो अपना ब्लैक ताजमहल चाहते थे शाहजहाँ और उसी के लिए ये जो काम लगा होगा, लेकिन पूरा नहीं हुआ। ऐसा भी बहुत सारे लोग, चूँकि औरंगजेब ने उनको कैद में रख लिया था शाहजहाँ को, अपने ही पिता को। तो ये है इस जगह का कहानी। और त्रिवेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे चैनल पे थोड़ा सा वक्त दिया। और आप यहीं पे मिलते हैं? नहीं, हम कहीं पे ताजमहल यहाँ दिल्ली भी जाते हैं, राजस्थान भी जाते हैं, अन्य स्थानों। तो गाइज ये हैं मतलब टूर स्कॉट हैं फ्रेंच और कहीं पे भी कितने भाषा बोलते हैं आप? हम फ्रेंच बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा, फ्रेंच और इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके मुख से मैंने इस यहाँ के बारे में सुना। विमलेश जी से मैं जानता हूँ, द्विवेदी जी से, कि ये जो ताजमहल दिख रहा है उसका एक्चुअली में क्या मतलब हिस्ट्री है? देखिए, जो ताजमहल है इसको बनाया था शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए। उनकी पसंदीदा बेगम थी, हालांकि उन्होंने 3 शादियां की थी, फतेहपुरी बेगम, सिरहिंदी बेगम और अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम को ही हम मुमताज़ महल के नाम से जानते हैं। इट वाज जस्ट अ टाइटल, उनको एक नाम से सम्मानित किया गया था। मुमताज़ एक पर्शियन शब्द है जिसका मतलब होता है एक्सीलेंट, सबसे अच्छा, दी बेस्ट। तो इसको उन्होंने यूज़ किया कि वो महल की सबसे खूबसूरत महिला थी, इस प्रकार से उनको ये नाम दिया गया। लेकिन इसको जो नाम ताजमहल दिया गया वो अंग्रेज़ों ने दिया। ताज माने क्राउन यानी कि मुकुट है, और महल यानी कि
पैलेस, यानी कि ये खूबसूरत पैलेसेस में से सबसे अच्छा महल है, ऐसा करके उसको प्रस्तुत किया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये महल नहीं है, ये एक मकबरा है जहाँ पर किसी को दफन किया जाता है। लेकिन ये नाम अंग्रेज़ों ने दिया है और बड़ा अच्छा भी लगता है, बोलने में भी संगत लगता है, तो ये नाम जो है इस समय प्रचलन में है, लेकिन ये महल नहीं है। इसको बनाने में 22 साल लगे थे। कहते हैं कि 17 साल इसको बनाने में और बाकी निर्माण प्रक्रिया में कुछ और 5 साल लग गए थे। तो रियली तो 17 साल लगे, लेकिन 22 साल बहुत प्रचलित मत है, इसलिए आप इसको 22 साल माने। 20,000 लोगों ने 22 साल तक इसमें काम किया और उस समय पर इसकी जो कीमत थी वो करीब 4 करोड़ रुपए उस समय पर खर्च किए गए। इसके जो मुख्य वास्तुकार थे, जो आर्किटेक्ट थे, उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। इनमें और भी कंट्रोवर्सी है, कुछ और नाम भी लिए जाते हैं, जिसमें ईसा खान अफांदी का भी नाम लिया जाता है, जेरोनिमो वरोनियो का नाम लिया जाता है, ऑस्टिन द बोर्डो का नाम लिया जाता है। लेकिन जो उस्ताद अहमद लाहौरी हैं वो इसके मुख्य वास्तुकार हैं, उनके मुख्य आर्किटेक्ट हैं। कुछ लोगों को जो इसमें पच्चीकारी का काम किया है, जो इसमें जो लेखन का काम किया है, जिन लोगों ने, जो कैलीग्राफर थे, अमानत खान शिराजी थे, ईसा खान अफांदी, इन लोगों ने बहुत सारा काम किया। इन लोगों को 1,000 रुपये उस समय सैलरी मिला करती थी। मात्र 1,000 रुपये महीने में? उस समय बहुत बड़ा अमाउंट महीने में। अच्छा। उस समय पर जिस समय की सामान्य लोगों को, उनके जो हरम की महिलाएं थीं, उन लोगों को 3, 4 या 8 रुपए की सैलरी हुआ करती थी। उस समय पर इन वास्तुकारों को, जो कि देश के बाहर से आए थे, विदेशी लोग थे, इन लोगों को 1,000 रुपये महीना दिया जाता था। कोई भी ऐसी लेबर नहीं थी जो कि बंधुआ मजदूर की तरीके से प्रयोग में ली गई हो। उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी गुणवत्ता के आधार पर, उनकी क्षमताओं और दक्षताओं के आधार पर जितनी भी योग्यता थी, उनको भरपूर धन दिया जाता था और इसमें कोई कोताही नहीं की जाती थी। इसको बनाने के लिए जो उन्होंने मार्बल यूज़ किया है वो मकराना का मार्बल है, जो कि मकराना से लेके आए थे। मकराना एक स्थान है राजस्थान में, यहाँ से करीब 360 किलोमीटर की दूरी पर है, जयपुर के बाद में पड़ता है। और उस मकराना मार्बल को उसमें लगाया गया। बहुत हार्ड मार्बल होता है, उसमें पच्चीकारी करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। और इसमें जो विशेष जो उन्होंने काम किया हुआ है वो पच्चीकारी का काम है, जिसको इनले वर्क बोलते हैं, जिसको मोज़ाइक वर्क भी लोग बोलते हैं, या पेत्रा द्यूरा करके भी बोलते हैं। ये काम आज होता है? ये काम आज भी गलियों में, ताजगंज की गलियों में, ताजमहल के आसपास में वो काम आज भी होता है। बड़े शानदार तरीके से, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, इसका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट भी होता है। बहुत कई सारे एम्पोरियम हैं जो इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे कि कलाकृति है, ओसवाल है, और यहाँ सलीम साहब का अकबर इंटरनेशनल है। अच्छा, एक शॉर्ट ब्रीफ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो रेड फोर्ट है उसका क्या हिस्ट्री है? बहुत शॉर्ट ब्रीफ में। ये जो अकबर का किला है, ये पहले भी एग्जिस्ट करता था। ताजमहल से पहले का है? ताजमहल से पहले का है। इसको 1565 में बनाना शुरू किया था और 1573 में बना के तैयार हो गया था। केवल 8 साल लगे थे और कासिम खान इसके मुख्य वास्तुकार हुआ करते थे। लेकिन इससे पहले भी ये बना हुआ था, तब इसको बादलगढ़ का किला कहते थे। और इसी किले के अंदर अकबर के पिताजी का, जिनको हुमायूं के नाम से जानते हैं, हुमायूं का राज्यारोहण वो भी इसी किले के अंदर हुआ था। तो ये बादलगढ़ का किला कहते थे, क्या यहाँ पहले हिंदू का वो था? हाँ, क्या? बादल सिंह चौहान यहाँ के, तो उसको कब्जा कर लिया गया? उसको कब्जा बाद में किया गया। अच्छा। ये इसके ऊपर जो कब्जा हुआ है वो बहुत बाद में हुआ है। हुमायूं, जब समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, उस समय पर पानीपत के तीसरे युद्ध में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया था बाबर ने यहाँ पर वो 5वीं बार अटैक किया था। उन्होंने 1519 से लेके और 1526 तक बाजौर, भेरा यहाँ पर कई बार अटैक करते थे। यहाँ से धन संपदा को लूट के ले जाते थे। और इस बार भी लोगों ने समझा कि वो ऐसे ही आएंगे और फिर चले जाएंगे,
लेकिन वो इस गए बार नहीं, उन्होंने यहीं बस गए। यहीं पर बस गए और वो दिल्ली चले गए और अपने बेटे हुमायूं को उन्होंने यहाँ पर भेज दिया और हुमायूं ने यहाँ पर उसके तख्त पे वही थे, हुमायूं ही था, रेड फोर्ट के हुमायूं वहाँ तख्त पे। पर जिन मजदूरों ने बनाया था उनका हाथ कटवा नहीं दिया ऐसा गया ये गलत है, ये जो मतलब मिथक हाथ है, नहीं काटा गया था। बिल्कुल हाथ नहीं काटे हैं, ये बिल्कुल गलत बात लेकिन है। हर जगह किताबों में भी बहुत देखिए जगह किताबों है कि में मैं उसको हाथ को काट आपके दिया गया। ब्लॉग के नाम से बड़ी मजबूती से और दमदारी से इस बात को कहना चाहता हूँ, आप इसको दिखाइए हाँ। अच्छे तरीके से। हाँ हाँ देखिए अगर 20,000 लोगों के हाथ काटे जाएंगे तो 20,000 हाथ कहीं ना कहीं गाड़े जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो गाड़े जाएंगे तो वो स्थान भी किसी लोगों को दिखाने का दर्शनीय स्थल होगा हाँ, कि हाँ। काटने के बाद इन हाथों को यहाँ गाड़ दिया गया था बिल्कुल। और वहाँ उनके कंकाल मिल सकते point हैं, है। लेकिन वो कहीं पर नहीं मिलते हैं। और दूसरी कहानी से मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ आपको। जैसे आपने अभी अभी व्लॉग इससे पहले बनाया, उसमें आपने बताया कि वो एक दूसरी इमारत बहुत खूबसूरत काला ताजमहल अपने लिए बनवाना चाहता था। अगर वो अपने लिए दूसरा ताजमहल बनवाना चाहता था तो फिर हाथ क्यों काटेगा? तो ये दोनों बातें एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी बिल्कुल ये बिल्कुल, विरोधाभासी हैं। राइट है, कि विरोधाभासी। आप कोई भी बात कहें और उसको जस्टिफाई करें तो मेरे को लगता नहीं है कि ऐसी बात सही है। ये एक तरीके से फिगर ऑफ स्पीच, इसको मेटाफर करके बोलते हैं हम, रूपक अलंकार जिसे बोलेंगे, कि हमने किसी से कहा कि भैया उसने मेरे हाथ काट लिए, यानी कि मेरे पास कोई काम नहीं है। 22 सालों तक, बहुत लंबे समय तक उन्होंने काम किया और इसके बाद अचानक काम जब बंद हो गया तो उनके पास काम करने के लिए अब कोई साधन नहीं है और इतने बड़े जो 1,000 रुपये उनको मिलते थे, 1,000 रुपये की आमदनी बंद हो गई। तो इस तरीके से वो कह सकते हैं मेरे हाथ काट दिए, यानी कि मेरे पास देयर इज़ नो वर्क टू डू। तो इस प्रकार से आप इसको संबोधित क्योंकि उस करके समय ज्यादा पैसा संतुष्टि दे कर के सकते इसको हैं। बनाया गया था और जी, लोग को बहुत तो अच्छा ऐसा खासा काम भी नहीं मिला होगा। बहुत तो लंबे समय तक वो करीब 22 सालों तक यहाँ पर इसी में निर्माण कार्य में लगे रहे हाँ। और उसके बाद इतनी बड़ी पैसा देने वाले कोई हस्ती उनको नहीं नजर आती थी, तो इस कारण से आप कह सकते हैं उनके यहाँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विमलेश जी।